हेलो जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस चैनल मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, और हमने यहाँ तक बात कर ली थी, हमने 2 क्लासेस डाली थी। हमारा चैप्टर नंबर था सेकंड, अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हमने 2 क्लासेस डाल दी है। लेकिन हुआ क्या था, टेक्निकल इश्यू के कारण जो हमारी सेकंड क्लास थी वो भी उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, वो भी हमने बीच में कट कर दी थी और कट हो गई थी वो, और रिकॉर्ड नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। और आज हम फिर से कोशिश करते हैं, अगर हमारी लंबी क्लास होती है तो हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं होती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे से चैप्टर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पीछे से आप रिवाइज करते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, और आपको ये जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको इसका भरपूर बेनिफिट लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है वो मैंने बढ़िया ईमानदारी से पढ़ाया है। आप भी मेरे को उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ईमानदारी से घर पे बैठ के इसको पढ़ते हैं और क्लास को देखते भी हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। नया चैप्टर क्या, चैप्टर तो वही है लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे हमारे। और हमने तनुकृत अम्ल क्या होता है वहां तक हमने पढ़ लिया था। क्या होता है तनुकृत अम्ल, क्या होता है, हमने वहां तक पढ़ लिया था। और अम्ल एवं क्षार कितने प्रबल होते हैं, ठीक है, ये हम बात कर रहे थे। तो देखिए अम्ल और क्षार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की। ठीक है, हमारे पास अम्ल और क्षार कितने प्रबल होते हैं, कैसे पता लगेगा। तो आपको पता है जिसमें H+ आयन पाया जाता है वो अम्ल होते हैं, और H+ आयन ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, और जो कम मात्रा में H+ आयन पाया जाएगा वो दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, तो हम उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले में कुछ पढ़ना जरूरी है जिसका नाम है पीएच। हम क्या पढ़ेंगे, पीएच। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल। ठीक है, जिसे पीएच पैमाना भी बोला जाता है। ये पीएच क्या होता है, सबसे पहले देखना पीएच को क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं अभी, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरी बात, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पी का मतलब होता है पुषांश। क्या होता है, पुषांश। ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, मैं कहूँ सर लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, पुषांश। ठीक है, आज का मैंने आपको बताई दिया, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास में पीएच है, और पीएच की खोज किसने की थी। ठीक है, पीएच की खोज किसने की थी, तो याद रखना डिस्कवरी में बात करूं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी, तो याद रखना सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी, लगभग मान के चलिए 1707 या 1707 के आसपास। ठीक है, तो आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं, आप इतने याद रखिएगा, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस पीएच मान की खोज की थी। ठीक है, पीएच मान और क्या होता है, तो याद रखना इसकी थोड़ी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें थोड़ी डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पीएच की। ठीक है, ये पीएच मान, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो आप ही नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, किसी विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित सांद्र हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्र हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्रता को पीएच, सांद्रता को ज्ञात करना, ज्ञात करना, या ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया। ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया। क्या किया अभी, एक स्केल को विकसित किया गया, विकसित किया गया। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित सांद्र हाइड्रोजन आयन की
सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। याद रखना जो पी होता है वो हमेशा पी के ऊपर एच लिखा जाता है, ठीक है। तो पी को पी बराबर एच मत लिख देना, इसको पी के ऊपर हमेशा एच होता है, इसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? इसे पीएच स्केल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी जो बात है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक लाइन और लिखी इसी में, पीएच स्केल में, पीएच स्केल में पी एक सूचकांक है। क्या है भाई? ये एक सूचकांक है, मतलब सूचकांक का मतलब होता है इंडेक्स टाइप है। एक अपने आप में क्या है? सूचक है या फिर सूचकांक है। इसे सूचकांक नहीं सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? सूचक। पी के अपने आप एक सूचक है। जैसे हम मैथ में एक्स वगैरह मानते हैं, उसी प्रकार हमने साइंस में पी को क्या माना है? एक सूचक की तरह माना है, ठीक है। ये अपने आप एक सूचक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पुशांश, जो जर्मन भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना ये जो मैंने वर्ड बनाया था ये पुशांश है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। तो याद रखना ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम आगे इसका डायग्राम बनाएंगे, या मैं कोई यहीं पे बना देते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा डायग्राम। देखिए इसी को हम यहाँ पे अभी लेंगे, इसको बढ़िया सुंदर सा बना देते हैं। ये हमारे पास पीएच स्केल है, ठीक है। ये क्या हमारे पास? पीएच स्केल है, और ये यहाँ तक है, ठीक है भाई। ये हमारे पास में क्या? पीएच स्केल है। मैं को इनके बीच में से एक लाइन ऐसी खींचनी है जो एकदम इस कोने से मिलती हो, ठीक है। और इसमें 3 पॉइंट लेने हैं आपको। कितने पॉइंट लेने हैं? 3 पॉइंट। एक तो यहाँ पे पॉइंट होगा, और एक यहाँ पे जो पॉइंट है, और एक यहाँ पे पॉइंट होगा। ये तो होगा अम्लीयता को। यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसे बोलेंगे अम्लीयता का, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसे क्या बोलेंगे? उदासीनता का। क्या बोलेंगे इसे? उदासीनता का पॉइंट होगा। यहाँ पे उदासीन होगा मतलब कोई भी लिक्विड है या कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसा होगा? किस कैटेगरी का? उदासीन टाइप का। और यहाँ पे जो होगा ना लास्ट में, ये होगा अपने आप में क्षारीयता का, ठीक है। मैं बात करूं स्केल में, तो आपको पता है 0 से शुरू होकर 7 तक चलती है। इसमें पॉइंट होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और कहां तक चलेंगे? तो मैं कहूँगा सर 7 तक चलेंगे। और 7 से लेके कहां तक जाएंगे? तो हम कहेंगे सर 14 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 14 तक। तो ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैटर बनेगा वो लगभग कैसा होगा? एसिडिटी वाला। जो बीच में जो मैटर बनेगा वो कैसा होगा? तो हम कहेंगे सर उदासीन होगा। और यहाँ पे जो मैटर बनेगा वो कैसा होगा? क्षारीयता का होगा। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो नॉर्मली यहाँ पे कैसा आ सकता है? मैंने कहा सर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ सकता है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो कैसा आ सकता है? तो मैं कहूँगा सर यहाँ पे आ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड आ सकते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 14.0 के आसपास होते हैं, ठीक है। इसी की हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी जो क्लास है वो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करें, और फिर इसको आप नोट भी करें, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको नोट करने। देखिए अब हमारे पास पीएच जो स्केल था उसमें कुछ 3 पॉइंट थे। मैं नॉर्मली बात करूँ तो हमारे पास जैसे ये पीएच स्केल अपने आप में क्या है? पीएच स्केल है। आपको पता है यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो कैसा पॉइंट होता है? तो हम कहेंगे सर ये 0 से शुरू होता है। कहाँ से होता है? 0 से। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो लगभग कितने पॉइंट पर होता है? कितना पीएच होता है? लगभग 7। और 7 से लेके यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो होता है 14 तक, ठीक है। तो इस पे कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, तो याद रखना जो 0 से 7 तक होता है या 7 से कम होता है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 0 से लेकर 7 से कम। 0 से 7 से कम एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? 7 से 7 एक होता है हमारे पास मतलब एग्जैक्ट 7 पर होगा, मतलब एक होता है 7 पर पीएच को क्या बोलेंगे? और एक होता है 7 से लेके 14 से कम।
एक हमारे पास क्या बढ़ेगा, 7 से 7 से शुरू होगा और 14 से कम होगा, या 14 तक बोल देंगे, तो वो क्या होगा, इस तीनों पॉइंट की बात करते हैं। 0 से लेकर 7 तक जो पॉइंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो आपको सर अम्लीयता बोलते हैं इसे। यहाँ पे अम्लीयता का गुण प्रदर्शित होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीयता। ये किसको प्रेजेंट करेगा, अम्लीयता को प्रेजेंट करेगा। और जो 7 पर होता है उसे क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, उदासीन बोलेंगे। तो ये जो बीच में जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उदासीन। और जो यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो आप लोग इसे क्षारीयता बोलेंगे, या क्षारकीय होता है। कैसा पॉइंट होता है, क्षारकीय, बेस्ट होता है। इसे क्या बोलेंगे, क्षारीयता या क्षारकीय। कैसा पॉइंट होता है ये, क्षारकीय पॉइंट होता है। ठीक है, दोबारा से देखिए, 0 से 7, 0 से स्टार्ट होता है, 7 से कम होता है उसे अम्लीयता कहते हैं। 7 जो 7 पर पॉइंट 7 मतलब पीएच मान में 7 पॉइंट पर जो प्रेजेंट होता है उसे उदासीन कहेंगे। और 7 से लेकर 14 तक, 14 से कम होता है उसे क्षारकीय कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारकीय। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में कुछ लाइनें वो आपको लिखनी है, और इसमें याद रखना कुछ बातें और बता देते हैं। देखिए होता क्या है इसमें, देखिए ये हमारे पास जो पीएच स्केल है इसमें H+ आयन की H+ आयन होता है हमारे पास। आयन की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या होती है, वृद्धि। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, एसिडिटी वाला मैटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे H+ आयन सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, H+ आयन की सांद्रता में कमी। यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कमी। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं हम, कुछ लाइनें जो आपको लिखनी है। देखिए, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। तो देखिए यहाँ पे नोट कर रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मतलब कि किसकी बात हो रही है, हाइड्रोनियम मतलब H+ आयन की बात हो रही है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, इसका पीएच मान, इसका पीएच मान उतना ही कम होगा। ठीक है, उसका पीएच मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। दोबारा देखिए, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका, इसका पीएच मान उतना ही कम होगा। क्या होगा, पीएच मान उतना ही कम होगा। देखिए, किसी भी उदासीन विलयन के, अब कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, इसी पे बेस्ड है ये जो मैंने मैटर बताया, इसी पे बेस्ड। तो याद रखना, किसी भी उदासीन विलयन में, किसी भी उदासीन विलयन के, किसी भी उदासीन विलयन के, विलयन के, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान, पीएच का मान, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा, 7 होगा, तो वह उदासीन कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। ठीक है, लाइन में से मैंने बता दिया, तो इसको नोट करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान, अगली लाइन है, यदि पीएच स्केल में, यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान, किसी विलयन का मान 7 से
कम होगा, ठीक है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान, पीएच मान, यहाँ पे मान को लिखना पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा। तो कैसा विलयन होगा? तो अम्लीय विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, ठीक है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से ज्यादा और 14 से कम है, यदि किसी विलयन में पीएच का मान 7 से ज्यादा और 14 से कम हो तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। हमने इसी पे बेस्ड, मैंने पीएच स्केल पे अभी बात की है, मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं करवाया आपको। देखिए हमने सबसे पहले स्केल बनाया, स्केल में हमने कहा जो 0 से स्टार्ट होता है वो लगभग अम्लीयता को प्रेजेंट करेगा, एसिडिटी को प्रेजेंट करेगा। बीच में जो पॉइंट होता है वो किसको बताएगा? तो वो उदासीनता को बताएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो किसको बताएगा? तो क्षारीयता को। याद रखना यहाँ पे जो पॉइंट है मैंने कहा अम्लीयता में क्या होगा? H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी यहाँ पे, मतलब H+ आयन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? OH आयन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, लेकिन H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी। तो देखिए 0 से 7, जो 0 से स्टार्ट होता है 7 से कम होता है अम्लीयता को, और जो 7 पे टिका रहता है उदासीन बोल रहे हैं। और जो 7 से लेके 14, 7 से शुरू होता है 14 से कम होता है, या मेरे को लास्ट में जाके 14 पर ही टिकता है, वो किसको प्रेजेंट करता है? वो क्षारीय या क्षारीयता को प्रेजेंट करता है। इसी पॉइंट में मैंने बात लिखी है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी इसका पीएच मान उतना ही कम होगा। अब हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? आप कहोगे सर ये तो हाइड्रोनियम आयन नहीं है, ये तो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है। लेकिन हाइड्रोनियम आयन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैं कहूँ इसी पे बात करें, जो OH- आयन होता है ना, उसी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे OH- आयन की अधिकता क्या होगी? ज्यादा होगी, तो यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी। कहीं ना कहीं एक ज्यादा एक कम रहता है। देखिए इसी के ऊपर हमने ये नोट किया है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा तो वह उदासीन विलयन कहलाएगा। सीधी सी बात है, नॉर्मल है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय विलयन कहलाएगा, और इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी, H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। यदि किसी विलयन में पीएच का मान 7 से ज्यादा 14 से कम हो तो वह क्या कहलाएगा? OH आयन की सांद्रता में क्या होगी? अधिकता होगी। और वो विलयन कैसा होगा? वो विलयन किसको प्रेजेंट करेगा? क्षारीयता को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ पीएच मान की बात करते हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तो देखिए जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस मतलब नींबू के रस की बात हो रही है यहाँ पे। जठर का मतलब होता है, जठर रस को क्या कह सकते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो अमाशय में बनता है, ठीक है, तो उसको भी बोल सकते हैं। तो याद रखना जठर रस, यानी क्या लिखा है? जठर रस का पीएच मान कितना होगा? आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितना होता है? लगभग 1.2 होता है। कितना होता है? तो याद रखना लगभग 1.2, क्या है? लगभग 1.2 होता है पीएच मान, ठीक है। सेकंड आपको क्या लिखना है? सेकंड है नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान की बात करूं तो लगभग कितना होगा? 1.2 के नहीं 2.2 के आसपास कितना होगा? तो याद रखना लगभग 2.2 के आसपास होगा, ठीक है। तीसरे की मैं बात करूं
तो तीसरा हमारे पास में आता है शुद्ध जल। क्या आता है भाई? मैं कहूँ जी शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? तो लगभग याद रखना 7 होगा। ठीक है, कितना होगा? 7 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ रक्त का पीएच मान कितना होगा? तो याद रखना 7.4 होता है। किसका? ब्लड का। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मैं बात करूँ अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या कैसे लिख देना? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना इसका पीएच मान होता है कितना? तो 10 के आसपास होता है। कितना होता है? 10 के आसपास। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। तो इसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? लगभग 14 होता है। तो देखिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि इसका पीएच मान किसका होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नींबू का पीएच मान पूछ सकता है, लगभग 2.2 के आसपास। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2 के आसपास। शुद्ध जल का होता है 7। उसके बाद बात करते हैं रक्त का कितना होता है? 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का होता है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? लगभग 14 के आसपास होता है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो मैंने नोट करवाई वो आपको नोट करनी है और याद भी करनी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अम्ल तथा क्षारक की अधिक शक्ति विलयन। हमारे पास क्या कुछ लाइनें आपको नोट करनी है। देखिए फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूं, अम्ल तथा क्षारक की, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रम से क्या होती है? हमारे पास क्रम से जल में अगर घोलने पर बात हो रही है तो अगर आपको पता है जब अम्ल घुलता है तो H+ आयन तथा जब क्षार घुलता है तो OH- आयन देता है। OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है, की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, दोबारा देखिए, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन के जल में, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके जल में H+ तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करता है कि वो क्षारीयता है या अम्लीयता को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट और हैं। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल को मोलर विलयन लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट और है, फिर हम इस पे इंपॉर्टेंट जो लाइन है उस पर बात करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यदि हम समान सांद्रता, समान क्या होनी चाहिए? सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल के विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मोलर विलयन कहते हैं। मोलर विलयन कहते हैं। दोबारा से देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? यदि हम समान सांद्रता कैसी होनी चाहिए? इक्विलिटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। किसकी? एक तो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक हमारे पास में एसिटिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? एसिटिक अम्ल के विलयन मतलब हमारे पास के विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। इनका जो विलयन होता है ना उसको क्या बोलते हैं? मोलर विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर विलयन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, फिर हम इसके आगे चलेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसको फिर नोट करेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए हम पढ़ते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं इसे। क्या होता है, देखिए जब विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन, जब विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करता है तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल को आपको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, तो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। किसकी बात करते हैं? दुर्बल अम्ल की। ये दुर्बल अम्ल क्या होता है, जब विलयन में सेम इसका अपोजिट करना है, यहाँ पे तो आपने क्या किया था, अधिक मात्रा होती है, यहाँ पे कम मात्रा कर देंगे, सेम कॉपी कर देना इसका। तो देखिए जब विलयन में कम मात्रा में H प्लस आयन बनता है या उत्पन्न होता है, या उत्पन्न होता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो याद रखना वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड मतलब ये कमजोर होता है। कमजोर का मतलब है कि जब विलयन में कम मात्रा में H प्लस आयन बनता है या उत्पन्न होता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए, या प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है समझाइए। तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, इसमें 5 नंबर का सवाल आ सकता है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको करवाऊंगा, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगानी है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे भाई, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। इसमें टोटल आपको 5 पॉइंट मैं करवाऊंगा, 5 पॉइंट में से सवाल आ सकता है। ठीक है, और छोटे सवाल भी बन सकते हैं, बड़ा सवाल भी बन सकता है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो अथवा में आपकी आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील कैसे होते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में है पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील। ये कैसे संवेदनशील हो सकते हैं, इस पे थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है, ठीक है, देखिए हमारा शरीर 7.0 से 7.8 प्रास के बीच कार्य करता है। देखिए क्यों करता है, दोबारा देखिए, जो हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा शरीर है ना, वो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच
के बीच कार्य करता है। क्या करता है भाई? इनके बीच में काम करता है हमारा शरीर, हमारी बॉडी काम करती है। उसके बाद में बात करें, जब वर्षा होती है, मैं कहूं वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान, जो हमारे पास वर्षा होती है, वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। ठीक है, मतलब जो बारिश होती है ना, जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, उसका जो जल, जो उसका जो पानी होता है, उसका अगर पीएच मान देखें ना तो 5.6 से कम होता है। मतलब मैं कहूँ अम्लीयता की ओर जाता है। वो किसकी ओर जाता है? अम्लीयता की ओर। ठीक है, और वर्ष कम से होता है, और इसे क्या कहते हैं? मतलब वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, या इसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। याद रखना, जब अम्लीय वर्षा का जल, इसमें आगे आपको लिखना है, जब अम्लीय वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, नदी में प्रवाहित होता है, तो नदी के जल का पीएच मान, नदी के जल के पीएच मान, नदी के जल के पीएच मान को कम कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, मतलब जब अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम कर देता है, जिसके कारण जलीय जीव जंतु जिसके कारण जलीय जीव जंतु का जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने समझाया आपको समझ में आ रहा होगा। क्या देखिए, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, या मैं को एनिमल्स जो होते हैं उनका जो बॉडी सिस्टम होता है वो कितने पीएच पर काम करता है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में पीएच पर काम करता है। लेकिन जो वर्षा होती है, वर्षा का पीएच मान कितना होता है? मैंने कहा जी 5.6 से कम होता है उसका पीएच मान। जैसे ही बारिश का पानी आता है वो नदियों में जाता है या फिर तालाबों में जाता है, वहां पे जीव जंतु रहते हैं। तो जैसे ही तालाबों में जाएगा तो जो जल, तालाब का जो जल होता है या नदियों का जो जल होता है, उसका पीएच मान वो घटा देते हैं। जैसे ही वो घटाएगा तो वहां पे जो जीव जंतु रहते हैं उनके वहां का वातावरण है, इन्वायरमेंटल है, वहां के अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल हो जाता है, जिसके कारण वहां पे जीव जंतुओं का रहना क्या हो जाता है? अंतर कठिन हो जाता है। जिसके कारण कभी कभार क्या होता है, जो हमारे पास जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, डेथ भी हो जाती है उनकी। तो उसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे और इसी के आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। छोटा सा है, इससे पहले आपको एक नोट लगा के एक चीज लिखनी है, तो इसी में लिखा देते हैं वो, और इसी का पार्ट है। तो आपको नोट लगा के एक चीज लिखनी है। शुक्र ग्रह की बात करूं मैं, क्या होता है शुक्र ग्रह? शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे शुक्र ग्रह जिसे वीनस कहते हैं का वायुमंडल
वायुमंडल का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले बादलों से बना होता है। श्वेत पीले बादलों से बना होता है। दोबारा देखिए, इसको हम नोट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया, लेकिन आप कहोगे सर जो हमारे पास जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान कम क्यों होता है? ठीक है, कम क्यों होता है? तो याद रखना, जो इसका कोई लॉजिकल या साइंटिफिक इफेक्ट तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन शुक्र ग्रह की बात आपकी बुक में की गई है तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि शुक्र ग्रह जिसे वीनस कहते हैं का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले बादलों से बना होता है। और आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का मान पीएच मान क्या होता है? लगभग एसिडिटी वाला होता है, 5.5 के आसपास होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और उसके बाद में हम इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो नोट कीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या? थोड़ा सा पॉइंट पढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट की बात कह सकते हैं। 2 नंबर, बगीचे की मिट्टी का पीएच। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसको थोड़ा समझना। ज्यादा कुछ दे नहीं रखा आपकी बुक में। अच्छी उपज के लिए पौधों को अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। पौधों को एक विशिष्ट परास के पीएच की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसी पौधे को अच्छी उपज के लिए, अगली लाइन है, किसी पौधे को अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान ज्ञात होना आवश्यक है, ज्ञात होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 नंबर पॉइंट क्या कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बगीचे की मिट्टी का पीएच निकालना तो आपको पता होना चाहिए। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट परास के बीच पीएच की आवश्यकता होती है, और किसी पौधे को अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट बढ़ते हैं, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। पहले इसको मैं क्या कर दूंगा, समझा देता हूँ आपको, फिर हम आगे इसमें चलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है हमारे पाचन तंत्र का पीएच, जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, पाचन तंत्र का पीएच, मैं तो पाचन तंत्र का पीएच, इसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नोट बाद में करवा दूंगा। होता क्या है, जो हमारा अमाशय होता है, क्या होता है भाई, मैं नॉर्मली अपने अमाशय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अमाशय अपने में, ठीक है भाई। आपको पता है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर रस पाया जाता है, जिसके कारण जो अमाशय है उसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। होता क्या, जब हमारे शरीर में अपच की प्रॉब्लम आती है, किसकी? अपच की प्रॉब्लम आती है, तो शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या बनता है? अम्ल बनता है। ठीक है,
शरीर में क्या बनता है, अत्यधिक मात्रा में अम्ल बनता है, और जो अम्ल बनता है वो क्या करता है, जो हमारे जो स्किन होती है इसकी साइड की, यहाँ पे क्या करता है, जलन एवं दर्द उत्पन्न करता है। क्या करता है अभी, जलन एवं दर्द उत्पन्न करता है, जलन एवं दर्द उत्पन्न करता है, जिसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये अपने आप में क्या अमल है, और अमल को कौन मारता है, अमल ही मारता है। इसके लिए हमें किसका यूज करते हैं, तो याद रखना, अमल को अमल मारने के लिए मतलब इसे बोलते हैं एंटी एसिड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एंटी एसिड का यूज किया जाता है, एंटी एसिड। और एंटी एसिड में सर्वाधिक जो यूज किया जाता है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका लगभग यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो अमाशय होता है उसका अम्ल का पीएच मान क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि जब क्या होता है, अपच की प्रॉब्लम आती है, जब डाइजेशन बढ़िया से हो नहीं पाता तो अम्ल बनता है अधिक मात्रा में, जो क्या करता है, दर्द एवं जलन उत्पन्न करता है, और इसे खत्म करने के लिए हमें एंटी एसिड का उपयोग करना पड़ता है। जो एंटी एसिड की बात करूं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप समझ गए होंगे, फिर इसे नोट करते फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हेडिंग लगाइए, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। क्या पढ़ेंगे हम, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हम इसकी थोड़ी बात करते हैं। देखिए, हमारा उदर मतलब क्या होता है, पेट की बात हो रही है, हम कह सकते हैं हमारा उदर, उदर को हम पेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेट। और पेट में क्या बनता है, HCl अम्ल बनता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये क्या होता है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अपच की स्थिति में, अपच की स्थिति में उदर में अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण पेट में दर्द एवं जलन का महसूस होता है, दर्द एवं जलन महसूस होती है, ठीक है। क्या होता है, जिसके कारण पेट में दर्द एवं जलन का महसूस होती है, इसके निवारण के लिए हमें प्रति अम्ल, किसकी बात हो रही है, प्रति अम्ल, जिसे हम एंटी एसिड कहते हैं, एंटी एसिड का प्रयोग करना चाहिए, जो एक क्षारकीय प्रकृति का होता है, जो एक क्षारकीय प्रकृति का होता है, जो एक क्या होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है, जिससे
उदर में उदासीनता आ जाती है, उदर में उदासीनता आ जाती है और अम्लीयता को खत्म कर देता है, अम्लीयता को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है, और जिसके कारण हमारा जो उदर है वो सही हो जाता है। ठीक है, आजकल जो प्रचलित, मैं बात करूं अगली पॉइंट की, आजकल प्रचलित एंटी एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया है। ठीक है, जिसे दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है, दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक नोट किया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। देखिए, हमारे पाचन तंत्र का पीएच की बात करते हैं। हमारा उदर, जिसे पेट कहते हैं, अच्छे जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायक होता है। ठीक है, क्या होता है? पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में, जब भोजन का डाइजेशन नहीं होता ना, उस टाइम की जो पोजीशन होती है उसे अपच बोलते हैं। अपच की स्थिति में उदर में अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव महसूस होता है। इसके निवारण के लिए हमें प्रति अम्ल एंटी एसिड का प्रयोग करना चाहिए, जो एक क्षारीय प्रकृति का होता है, जिससे उदर में उदासीनता आ जाती है और अम्लीयता को खत्म कर देता है। और आजकल प्रचलित जो एंटी एसिड है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो अपने आप में एक दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्या है हमारे पास, दुर्बल क्षारीय है, अम्ल नहीं है, सॉरी, दुर्बल क्षार कोष बोल सकते हैं, दुर्बल अम्ल भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी मैं इसे क्षार बोलूं तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, क्षारीय होता है, क्षारीय। ठीक है भाई, दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे 2 पॉइंट की बात और करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत छेद। पीएच परिवर्तन के कारण दंत छेद। जब हमारा पीएच के परिवर्तन के कारण क्या होता है? दंत छेद होता है। ये क्या होता है? देखिए, इसमें होता है कि हमारे पास जब अधिक मात्रा में क्या होता है, जब खाना खाते हैं ना, उसके बाद में अगर हम मुंह को साफ ना करें तो होता क्या, उस टाइम हमारे मुंह में अलग प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और जो क्या करते हैं, अम्लता के कारण जो हमारा इनेमल होता है, दांत के ऊपर एक प्रोडक्ट पाया जाता है इनेमल, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीनेट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग माना जाता है। ठीक है, और ये क्या होने लगता है, ये धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, ये खत्म होने लगता है, जिस कारण हमारे जो दांत है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, मुंह के पीएच का मान कम होने पर हम क्या लिखेंगे? मुंह की पीएच का मान कम होने पर, मुंह के पीएच का मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, मैं कहूं, ये ऐसे लिखते हैं, दांतों का इनेमल, जिसे दंत वलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दंत वलक, दंत वलक। इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीनेट
कैल्शियम हाइड्रोक्सीनेट का बना होता है जिसे शरीर का सबसे कठोरतम भाग माना जाता है। इसे शरीर का क्या माना जाता है? सबसे कठोरतम भाग माना जाता है। ठीक है, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग, ये जल में घुलता नहीं है। याद रखना जी, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीनेट की बात करूं तो ये जल में घुलता नहीं है, यह जल में घुलता नहीं है, जल में घुलता नहीं है, इसमें नहीं घुलता, जल में घुलता नहीं है। लेकिन मुंह के पीएच का मान, याद रखना, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होना शुरू हो जाता है, संक्षारित होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें दंत क्षय होता है, दंत क्षय होता है। अब ये तो होता, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसका उपचार क्या है? तो इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए हमें रोजाना भोजन करने के बाद मुंह की सफाई की जाती है, मुंह की सफाई की जाती है। मुंह की जो सफाई जिससे मुंह की सफाई करते हैं, 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 वो क्या होते हैं अभी हमारे पास? तो याद रखना, वो कैसे होते हैं? क्षारकीय दंत मंजन होते हैं। वह क्षारकीय दंत मंजन होते हैं, दंत मंजन होते हैं, जो अम्ल की अधिकतम मात्रा को उदासीन कर देते हैं, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। ठीक है, उदासीन कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। दोबारा देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है? जब मुंह के पीएच का मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल क्या है? मैंने कहा इनेमल, जिसे दंत वलक कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सीनेट का बना होता है, जिसे शरीर का सबसे कठोरतम भाग माना जाता है, और ये जल में घुलता नहीं है। लेकिन क्या होता है लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें दंत क्षय होता है।
इसके उपचार के लिए हमें रोजाना भोजन करने के बाद मुंह की सफाई की जाती है। जिससे हम मुंह की सफाई करते हैं वह क्षार के दंत मंजन होता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक नोट किया, आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है पशुओं या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे की जाती है। फिर कुछ ऐसी से उनके बारे में बात करें, फिर हम आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या पढ़ेंगे? पशुओं एवं पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। रसायनों से आत्मरक्षा क्या होती है इसमें देखिए। मधुमक्खी का डंक एक अमल छोड़ता है। आपको पता है जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं वो एक क्या छोड़ते हैं, डंक अमल छोड़ते हैं। तो याद है यहाँ पे लिखना, मधुमक्खी का डंक एक अमल छोड़ता है, अमल छोड़ता है। ठीक है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग पर, डंक मारे गए अंक पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, जो अम्ल को खत्म कर उदासीनता उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें आराम पहुंचता है, आराम पहुंचता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे थोड़ी सी बात करते हैं नेटल का डंक क्या होता है। नेटल भी एक प्लांट है, ठीक है, तो याद रखना नेटल का डंक भी एक अमल छोड़ता है जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, और उस एसिड का नाम पूछ सकता है, क्या नाम है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो दोबारा से देखिए, पशुओं या पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा कैसे की जाती है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है,
जो अमल को खत्म कर उदासीनता उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें आराम महसूस होता है, आराम पहुंचता है। नेटल का डंक क्या होता है? नेटल एक प्लांट है, यहाँ पे ना लिख लेना, ये एक प्लांट है। प्लांट का मतलब पेड़ पौधा है, ये पौधा है अपने आप में, ठीक है। जो नेटल का पौधा होता है ना, वो एक डंक मारता है, और उस डंक मारता है ना, तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? दर्द एवं जलन का अनुभव महसूस होती है। हम आगे कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट का मतलब है कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो जिसमें पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम चैप्टर को खत्म करेंगे, इस क्लास को आज के लिए डन करेंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ उन पदार्थों की बात करते हैं जो हमारे दिनचर्या में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिरका, ठीक है। तो याद रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिरका। और सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो पूछे कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो बता देना सर, एसिटिक अम्ल होता है। दूसरा पढ़ते हैं संतरा। संतरा की बात करते हैं। संतरा, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं इमली। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जो हमारे पास टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो हमारा जो खट्टा दही है, मैं को दही होता है हमारे पास, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मैं बात करूं नींबू में, तो नींबू में हमारे पास कैसा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा ना, यहाँ पे सिट्रिक अम्ल होता है, तो आप कह सकते हो सर इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। मैं बात करूं चींटी के जो डंक होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, जो चींटी का डंक है, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? जो हमने अभी पढ़ा है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मैं बात करूं नेटल के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो नेटल का जो डंक होता है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आज पूरी कोशिश की आपको करवाने की। आपको क्लास कैसी लगी? आप साथ में नोट्स बना रहे हैं या बस यूं ही देख रहे हैं, वो आप पे डिसीजन है, ठीक है। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पूरा पूरा मैटर मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। अगर यूट्यूब पर कोई टीचर लिख लिख के पढ़ाए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप हमें कह सकते हैं कि सर ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग लिखते कम है, बोलते ज्यादा है। लोग ट्यूशन के नाम पर अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं आपसे, पता है ना आपको, ठीक है। नॉर्मल फीस की तो बात ही नहीं करते, अपने लेवल, अपने आपको पता नहीं, मतलब बहुत हाई लेवल के टीचर समझने लगे हैं। तो आपको उनसे अलग मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। आपको कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन से हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा एनर्जी से, ठीक है। और सब्सक्राइब से आपके पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने आपके ऐसे नहीं भी पैसे लग जाएंगे, ठीक है भाई साहब। तो आपको हम फ्री करा रहे हैं, तो आपको एक सब्सक्राइब करना है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी डेली हमारी क्लास आपको मिलती रहेगी 5 बजे। ये मैटर आपको कैसा लगा, हमारी पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आता होगा। तो इन सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और बड़ों को इज्जत, छोटों को प्यार देना है, ठीक है। सभी का सम्मान करना है, और अपने बात मुँह से किसी को गलत नहीं बोलना है। जिंदगी में अपने आप सब कुछ अच्छा होता हुआ चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में या मैं को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार और नमस्ते, जय हिंद।